आज का हमारा टॉपिक है एपिलेप्सी। बहुत सुनते आ रहे होगे इसके नाम के बारे में, कई बार सुना होगा, बहुत बार सुनते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं एपिलेप्सी को? मिर्गी। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बार बार सुनते रहते हैं, मिर्गी आ गई, है ना, बहुत सारे लोगों में। और हम जानते, मतलब ऐसा अगर दो चीजें करें तो विजुअल बाय विजुअल हम सब जानते हैं कि मिर्गी क्या होती है। कहीं ना कहीं हमने अपनी लाइफ में किसी ना किसी को देखा ही, और नहीं देखा है तो वीडियोस में, मूवीज में, ऑन एंड अराउंड हमने वो एपिलिप्टिक पेशेंट यानी जो मिर्गी है, वो हमने ऐसे पेशेंट्स जरूर देखे हैं। और एक बहुत अच्छा माइंड में ले, वो एक मूवीज ने एक इमेजिनेशन बना के रखी है हमारी, कि अगर किसी पेशेंट को मिर्गी आए तो उसको क्या जूते या सॉक्स या शूज सुंघा देने चाहिए, ऐसा कुछ मैंने भी मूवीज में देखा है। तो सब ऐसा क्या है, इस बारे में क्या चीज है, क्या मिर्गी, तो आज हम कंप्लीट उनको जानने की कोशिश करेंगे। प्लस कुछ ऐसा होता है क्या सुंघाने से, या फिर क्या क्या एक्टिविटी उससे रुकेगी कि नहीं रुकेगी, क्या चीजें, सबको हम समझने की आज कंप्लीटली कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एपिलेप्सी, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अब इसके नाम में तो कुछ है नहीं, मैं जैसे सारे टॉपिक्स में पहले नाम समझाने की कोशिश करता हूं, मगर इसके नाम में तो ऐसा कुछ है नहीं है। एपिलेप्सी नाम है, बस उसकी डेफिनेशन समझनी है। अगेन, डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड वही होनी चाहिए जो लिखी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मगर एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एपिलेप्सी का मतलब होता है अ सीजर ऑफ एपिलेप्टिक अटैक। सीजर ऑफ एपिलेप्टिक करेक्ट, वो अ सीजर ऑफ एपिलेप्टिक अटैक इज अ पैरोक्सिमल इवेंट। यानी पहले इतना समझते हैं, क्या इन्होंने बोला कि ये क्या एक सीजर है किसका? एपिलेप्टिक अटैक। यानी एपिलेप्सी के, अब हमें एक चीज क्लियर हो गई कि एपिलेप्सी कोई ऐसी चीज है जिसके अटैक्स आते हैं, यानी उसके हमें अटैक आते हैं। हमने खुद देखा है कई बार वीडियो में, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छा वाला खड़ा हुआ, और सडन उसको अटैक आ गया, कोई रीजन नहीं था और उसके सामने सडन अटैक उसको आ गया। जैसे हार्ट अटैक होता है, ऐसे स्ट्रोक्स के ब्रेन अटैक्स होते हैं, उसी तरीके से एपिलेप्टिक भी एक अटैक की फॉर्म में आता है। जैसे अस्थमा का अटैक आता है, उसी तरीके से एपिलेप्सी का भी हमें क्या, पेशेंट्स को अटैक आते हैं, यानी ये अटैक की फॉर्म में आता है। और किसके किसकी फॉर्म में? सीजर में। और ये एक क्या है? पैरोक्सिमल इवेंट है। पैरोक्सिमल इवेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? ओवर एंड ओवर, यानी बार बार आना, बार बार आना। जनरली एपिलेप्सी अगर किसी को है तो उसके अटैक्स उसे बार बार आते हैं। ठीक है, हमें इतना समझ आ गया। ये एक अटैक के, ये एक ऐसी चीज है, डिसीज या डिसऑर्डर हम बाद में बात करेंगे, अभी हमने समझा ही नहीं है कि ये क्या है। हमने अभी इतना समझा है कि एपिलेप्सी के हमें अटैक्स आते हैं जो बार बार आते हैं और सीजर की फॉर्म में आते हैं। तो सीजर है क्या? क्या सीजर का मतलब होता है? सीजर का मतलब होता है, अब इसकी पूरी, एक वर्ड में इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, सिर्फ एक वर्ड में। सीजर का मतलब क्या होता है? सीजर का प्रॉपर मतलब होता है बर्स्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन ब्रेन सेल्स, दैट इज न्यूरॉन्स। मैंने क्या बोला? आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लग जाए। स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हो, बचपन से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप सब जानते हो। ये क्या है? ये हमारा एक्सॉन होता है, पीछे इसमें टेल होती है, और ये ऊपर माइलिन शीट का कवरिंग होती है इस तरीके से, और पीछे की तरफ डेंड्राइट्स होते हैं, होते हैं ना। एक्सॉन का स्ट्रक्चर सबने जाना होता है, क्या काम होता है इनका? हम सब जानते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन यानी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना। अगर मुझे बाइसेप का फ्लेक्शन करना है तो मैंने सोचा, उसे सोचने से कुछ नहीं होगा, वो इन्फॉर्मेशन नर्व के थ्रू यहां से ब्रेन पे जाएगी। किसके थ्रू जाएगी? नर्व के थ्रू, यानी न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगी। वही न्यूरॉन्स वापस लेके आएंगे। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है न्यूरॉन्स में। अब इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स में ट्रेवल होती है, अच्छी बात है, किसके फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में होती है। जिस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं -90 मिलीवोल्ट, जिस तरीके से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या है? ट्रांसफर करता है, उसी के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वो क्या होता है, लेकिन एक वो क्या होता है, कंट्रोल्ड वे में होता है। बॉडी में वो प्रोसेस है, मगर वो एक कंट्रोल्ड वे में प्रोसेस है। वो क्या एकदम कंट्रोल्ड में है कि प्रॉपर एक एक करके जितनी इंफॉर्मेशन देनी है उतनी ही जा रही है।
यानी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की एक वैल्यू है कि वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आप कोई कमांड देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उतनी उसी के अराउंड होती है और एक ऑर्डर में होती है, ना ज्यादा ना कम। अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, आप पढ़ के आ चुके हो, कम का हो सकते हैं नर्व खराब हो जाए। अभी आप पढ़ के आए थे, माइलिन सीट पढ़ के आए थे, मैंने आपको एक पूरा का पूरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ाया। उसमें मैंने क्या बताया था कि माइलिन सीट विद इन न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके जाती है, वो खराब हो जाए तो इन्फॉर्मेशन का डिले होने लग जाती है, तो पेशेंट्स को बहुत समय लगता है। वो सोचेगा उसको जो एक नॉर्मल, मैंने आपको अगर आपको याद हो, मैंने नर्व के अंदर आपको बताया था, एक पोटेंशियल बताया था मैंने आपको, एक टाइम पीरियड बताया था, जो मैंने कहा था जो 110 मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक नर्व का पोटेंशियल बताया, एक नर्व का टाइम पीरियड बताया था मैंने आपको। तो उसी में क्या होता है कि वो टाइम पीरियड सेट है, उससे ज्यादा होगा तो इन्फॉर्मेशन स्लो हो जाती है, और अगर उससे उससे क्या हो जाए कि टाइम पीरियड उससे ज्यादा हो जाए तो इन्फॉर्मेशन स्लो हो जाएगी, और टाइम पीरियड अगर कम हो जाए तो, यानी एक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाए तो क्या होगा, बोले फिर अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होंगे। क्योंकि आप सोचते हो ना मुझे बाइसेप का फ्लेक्शन का फोर आर्म पे फ्लेक्शन करना है, अगर वो स्लो हो गई तो बहुत देर में होगा, और अगर वो बहुत फास्ट हो जाए तो आप करना भी नहीं चाह रहे हो, फिर भी आपके बॉडी में अनवांटेड, आप नहीं करना चाह रहे, इनवॉलेंट्री, एबनॉर्मल और एक्सेसिव मूवमेंट्स होंगे जो कि आप नहीं करना चाह रहे हो, फिर भी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनका एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उनके बीच में स्टार्ट हो गई है। यानी सीजर का मतलब क्या था, बर्स्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन न्यूरॉन्स, दैट इज ब्रेन सेल्स। अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब वो एक्टिविटी क्यों स्टार्ट हो गई है, क्या रीजन है, क्या क्या हो सकता है, वो सब हम बाद में समझेंगे। मैंने तो अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। सीजर का मतलब ये होता है, और ये किस तरीके से होता है, जो अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी होती है, जो अब इससे क्या होता है, पेशेंट की एक्टिविटी कैसी है, ये कंप्लीटली जो एक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी न्यूरॉन्स के अंदर, वो कंप्लीटली एबनॉर्मल है। क्योंकि वो नॉर्मल तो नहीं, नॉर्मल होती तो फिर प्रॉब्लम ही क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो अनवांटेड इतने हैवी मूवमेंट्स आते हैं। आपने खुद एपिलेप्सी के पेशेंट देखे होंगे, एक्सेसिव है और हाइपर सिंक्रोनाइज है। हाइपर सिंक्रोनाइज का मतलब होता है अनकाउंटेबल, मतलब बहुत ज्यादा एक सिंक में और बहुत ज्यादा हो रहे हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉर्टिकल न्यूरॉन्स एक्टिविटी, यानी जो हमारे कॉर्टिकल सरफेस होती है ब्रेन के, उसके न्यूरॉन्स है, उनकी एबनॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। एक्टिविटी में होता क्या है, वो एबनॉर्मल न्यूरॉन्स एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी दिखा के एबनॉर्मल एक्साइटेड हो रहे हैं। इतनी होने की जरूरत नहीं है, मगर एबनॉर्मल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से अनवांटेड मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो हम नहीं करना चाह रहे वो सब भी हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें एपिलिप्सी की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये एक सीजर है एपिलिप्टिक अटैक का, जो कि एक पैराडॉक्सिकल इवेंट है, यानी ये कंप्लीटली आता ही रहता है। कैसा होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनकी एबनॉर्मल एक्सेस से बहुत ज्यादा और हाइपर सिंक्रोनाइज अनकाउंटर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है, किसका, कॉर्टिकल न्यूरॉन एक्टिविटी का। कॉर्टिकल न्यूरॉन की एक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करना, यही तो सीजर में अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी। मगर एपिलिप्सी इज नॉट अ कॉन्टेजियस, यानी ये छूने से या किसी भी रूप में ये फैलती नहीं है। प्लस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इट इज नाइदर अ मेंटल प्रॉब्लम, ये कोई आपके ब्रेन में कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आप बोलोगे सर मेंटल प्रॉब्लम क्यों, मतलब क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो, नहीं, आपके न्यूरॉन्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो गई है। मेंटल स्टेट कैसी होती है कि पेशेंट को अगर एक बार मेंटल कंडीशन आ गई तो वो उसी में रहेगा। इसमें क्या होता है कि अटैक्स पड़ते हैं, जिस टाइम पे अटैक पड़ा पेशेंट उस टाइम पे अनकंट्रोलेबल मूवमेंट करेगा, ऐसा लगेगा जैसे पागल हो गया हो, मगर वो उसके हाथ में तो नहीं है। मगर अटैक के बाद वो फिर अगेन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मेंटल तो नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि वो ब्रेन में नहीं, वो ब्रेन के जो सेल्स हैं न्यूरॉन्स उनकी ओवर एक्टिविटी है। वो कैसा नहीं कि वो खराब हो गए हैं, कुछ नहीं, वो खराब नहीं हो गए हैं। आपसे कोई पूछे क्या न्यूरॉन खराब हो रहे हैं, इसमें खराब नहीं हो रहे, बस ओवर एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस वजह से पेशेंट एपिलेप्टिक पेशेंट हो रहा है।
तो epilepsy is not contagious, neither a mental illness. It may be of symptom of other disorder. ये लाइन बहुत प्यारी है। क्या कह रहे हैं कि epilepsy is not क्या है, it may be a symptom of other disorder, यानी epilepsy खुद में कोई डिसीज नहीं है। मतलब सर इसका मतलब यह है कि आपके ब्रेन में और कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, 10,000 प्रॉब्लम्स होती है, उनकी वजह से जो आपके न्यूरॉन्स है वो एबनॉर्मल एक्टिविटी करने लग जाए। अगर उस प्रॉब्लम की वजह से आपके न्यूरल एबनॉर्मल एक्टिविटी करने लग गए तो आपको एपिलेप्सी आ सकती है। यानी मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें पेशेंट को एपिलेप्सी देखने को मिलती है। सर क्या हो सकती है? सीएनएस इंफेक्शन, ब्रेन इंफेक्शन, इन्फेक्शन हो जाए तो न्यूरॉन से एबनॉर्मल काम करने लग जाते हैं, ब्रेन में ट्यूमर हो जाए। हम सारे पढ़ चुके हैं, सीएनएस इंफेक्शन पढ़ चुके हैं, उसमें हमने एपिलेप्सी पढ़ी थी। एपिलेप्सी की मैंने बताया था कि सिम्टम्स में एपिलेप्सी थी। ब्रेन ट्यूमर यानी इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने एपिलेप्सी पढ़ी थी। ब्रेन इंजरी यानी क्या? ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी, उसमें भी मैंने आपको एपिलेप्सी बताया था कि उसके भी सिम्टम्स में एपिलेप्सी हमने लिखा था, कैसे पेशेंट्स को एपिलेप्सी आती है। यानी ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, उस प्रॉब्लम की वजह से अगर न्यूरॉन एबनॉर्मली एक्सेसिव काम करने लग जाए, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाए, तो पेशेंट को एपिलेप्सी आ सकता है। यानी एपिलेप्सी डायरेक्टली कोई खुद में डिसीज नहीं है, वो किसी भी डिसीज की वजह से एसोसिएट हो सकती है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, द स्टीरियोटाइप्ड और अनकंट्रोलेबल नेचर ऑफ द अटैक इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ एपिलेप्सी। यानी क्या? स्टीरियोटाइप का जो पहले से चलती है और अनकंट्रोलेबल नेचर। आप जानते हो ऐसे पेशेंट में सबसे बड़ी चीज, अब इस लाइन से आपका बहुत बड़ी मिसकंफ्यूजन दूर होगी। हमने बोलते हैं कि जूते सुंघा दो या कुछ भी सुंघा दो तो ठीक हो जाती है, नहीं। एपिलेप्सी किसी भी चीज से, जब तक न्यूरॉन जो ओवर एक्टिविटी कर रहे हैं वो शांत नहीं होंगे, तब तक पेशेंट का वो अटैक चलता रहेगा। यानी आप एक बार पेशेंट को अटैक आ गया तो आप उसे कंट्रोल्ड नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। बस उसको पकड़ के रखिए, टाइट करके रखिए, आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा उस टाइम पीरियड का कि जहां पर उसके जो न्यूरॉन्स एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहे थे वो शांत हो जाएं, यानी रिलैक्स हो जाएं। ठीक है। अब इससे आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। इंसिडेंस क्या होता है? ये बच्चों में भी मिलती है, मोस्ट कॉमनली बच्चों में मिलती है, और एडोलसेंस यानी एकदम ऐसा जो यंगर एज होती है बहुत ज्यादा, उनमें, या फिर एबव 65 में मिलती है। जो एक अभी टीनेजर्स एज और जो उसके बियॉन्ड चल रही है 20s के ऊपर, इनमें जनरली नहीं मिलती। यंगर एज में मिलती है, नियर अबाउट 10 to 12 ईयर्स तक में बच्चों में मिलती है, या फिर उसके बाद बुढ़ापे में 65 के बाद देखने को मिलती है। यानी कह सकते हैं कि जब न्यूरॉन्स नए नए थे या बहुत ज्यादा पुराने हो गए, तो ऐसा बोल सकते हैं ना। इसका कोई रिलेशन नहीं होता कि न्यूरॉन्स नए थे पुराने हो गए, मैं एक तरीके से बात बोल रहा हूं आपके दिमाग में रहे, है ना, कि नए थे तो पुराने थे इसलिए, यानी बीच वाला पीरियड बच गया। इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता। नियर अबाउट 5% पॉपुलेशन अपनी लाइफ में एक बार तो सिंगल सीजर अफेक्ट करती ही करती है, सम टाइम, एक बार जिंदगी में। क्यों? क्योंकि भैया हम बात कर चुके हैं, सीजर क्या है? न्यूरॉन्स की ओवर एक्टिविटी है, वो कोई डिसीज नहीं है कि आपको हो गई तो अरे सर मुझे हो गई यार, मुझे तो डिसीज नहीं। एक बार लाइफ में ओवर एक्टिविटी, मैंने बोला ना, कोई भी रीजन, अरे ब्रेन में कभी भी किसी वजह से हेड इंजरी किसको नहीं हो सकती? एक्सीडेंट हो जाए तो एक बार उसकी वजह से उसे आ गया, जरूरी तो ना वो लाइफ भर टिके। या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है आपको, जो प्रॉब्लम आपको लाइफ भर रहे, तो आपको जिंदगी भर सीजर रह सकता है। ट्यूमर की वजह से सीजर आ रहा है, ट्यूमर निकाल दो सीजर खत्म, यानी हो गया ना एक तरीके से। ये तो किसी चीज से एसोसिएटेड है। तो 5% पॉपुलेशन एक बार इसको लाइफ में फेस करता है। और 0 पॉइंट, अगर एक तरीके देखो, 0.5% पॉपुलेशन को रिकरेंट सीजर्स आते हैं। यानी 100 में से 5% ऐसे जिन्हें लाइफ में एक बार आता है, और 100 में से 0.5% केवल ऐसे लोग हैं जिनको एपिलिप्सी के बार बार सीजर आते हैं। ये बुरी बात है। एक बार आ गया चलो ठीक है समझते, बार बार आना वो आपके लिए खतरनाक है। अब उन जो 0.5% का अगर हम 100% मान लें, 0.5 का अगर हम 100% मान लें, तो उसमें से 70% को जो सीजर्स आते हैं वो ड्रग से कंट्रोल्ड हो जाते हैं। यानी हमें पता चल जाता है कि अच्छा भैया ये रीजन हो रहा है, इस वजह से
हाँ, वॉइस ब्रेक सबके में हो रही है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो आप अपना एक बार वो नेट को चेक कर लीजिए। तो 70% वेल कंट्रोल्ड विद ड्रग्स, यानी 70% ऐसे हैं जो जिनका प्रॉपर हमें रीजन पता है भैया क्या वजह है क्या है, तो हम उसे ड्रग से कंट्रोल कर लेते हैं। मगर 30% ऐसे हैं जो हमें मालूम है इतनी खतरनाक डिसीज है ना वो ड्रग से कंट्रोल होगी, प्लस हमें ये भी नहीं पता कि पेशेंट को एपिलेप्सी आ क्यों रही है। ऐसा भी होता है, अभी आगे पढ़ोगे बहुत सारे ऐसे आपको। अभी इसमें आपको सबसे बड़ी चीज अगर कुछ याद करनी है वो है क्लासिफिकेशन। अभी इतना क्लासिफिकेशन का रट्टा मारना पड़ेगा टाइप्स के अंदर कि पागल हो जाओगे। लेकिन डोंट वरी, इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स में जिस हिसाब से रट्टा मारा उससे तो 50% ही है। जब वो रट्टा मार गए तो ये तो मार ही लोगे, ठीक है। तो ये हमें रट्टा मारना पड़ेगा। तो 30% ऐसे हैं जो ड्रग से रेजिस्टेंट रहते हैं। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। अब इनके सब क्लासिफिकेशन अंदर डिवाइड होंगे। मेन क्लासिफिकेशन तीन ही है, आप खुद समझ सकते हो क्या सर, कि ये मेरा ब्रेन है। ब्रेन के क्या है सर, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर मुझे पता चल गया कि ब्रेन का ये वाला पार्ट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव जो है एपिलिप्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या बोल दोगे, सर मुझे पता है ये फोकल है। फोकल मतलब कि मुझे पता है पर्टिकुलर ब्रेन का यही वाला पार्ट एपिलिप्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला पार्ट हो गया सर, पहला होता है फोकल। दूसरा दूसरा बोले कि पूरा का पूरा ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पूरा ब्रेन ही अफेक्टेड है, तो सर ये वाला हो गया जनरलाइज, यानी पूरा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा बोले, तीसरा सर हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हमें मालूम है कि आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें सर वो फोकल की वजह से आ रहा है कि जनरलाइज की वजह से आ रहा है। कभी लगता है कि फोकल की वजह से हो रहा है, कभी लगता है पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है। मतलब हम उसका क्लासिफिकेशन दे ही नहीं पा रहे सर। तो उसको हमने रख दिया अनक्लासिफाइड में, क्योंकि ये बात याद रखना, एपिलेप्सी एक ऐसा हॉट टॉपिक है जिसके बारे में अभी तक कंप्लीट रिसर्च हो ही नहीं पाई। बहुत सारी चीजें अभी आगे पढ़ोगे जब खुद बोलोगे कि एपिलेप्सी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें अभी तक नहीं है। हम इसके सिम्टम्स पर हमने इसका क्लासिफिकेशन करा है सिर्फ, मालूम है। बाकी इतना डीप एपिलेप्सी के बारे में जानकारी हमें है ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमें नहीं समझ आते कि पेशेंट को एपिलेप्सी क्यों आती है, बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं। तो ये धीरे धीरे करके इन पर रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो पहला क्या है, बोले सर पहला पार्शियल वाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो पार्शियल वाले का दो सब टाइप होंगे। क्या क्या होंगे, जस्ट अ सेकेंड। पार्शियल वाले के हम दो सब टाइप कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन से कर लेंगे, बोले सर ये पार्शियल, इसके दो सब टाइप करते हैं। पहला हम करेंगे लोब के बेस पर, यानी फोकल है। पार्शियल कौन सा है, पार्शियल मतलब सर फोकल, कि ब्रेन का कोई पार्ट। तो इसको हम दो बेस पे डिवाइड करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ सीवियरिटी, कि ये वाला जो हो रहा है ना, कि वो कितना सीवियर है पेशेंट के लिए। सीवियरिटी के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम जो पार्शियल में पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ लोब। हमें पता है ब्रेन में सर 4 लोब होते हैं, तो डिफरेंट, अगर कोई एक सिंगल लोब में होगा तो फोकल ही तो होगा, यानी फ्रंटल लोब का, है ना, टेम्पोरल का, पैराइटल का और ऑसिपिटल का। चारों का हम अलग अलग पढ़ेंगे कि चारों में अलग अलग क्या होगा। तो पहला टाइप ये भी देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे ऑन द बेस ऑफ सीवियरिटी कि वो कितना खतरनाक है। किस वाले में, पार्शियल वाले में, जो कि फोकल वाला है। तो पहला हम पढ़ते हैं ऑन द बेस ऑफ सीवियरिटी। तीन होंगे, सिंपल सी बात है। तीन मतलब सर क्या, कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। और क्या होगा, तीन कौन कौन से सर, तीन सीवियरिटी होती है पार्शियल में। पहला बोल दो माइल्ड, दूसरा बोल दो मॉडरेट, और तीसरा बोल दो सीवियर। मगर ये उसके नाम पे नहीं, इनके नाम याद करने पड़ेंगे। पहला है सिंपल पार्शियल सीजर, यानी माइल्ड। इसमें क्या होगा, बोले सीजर आ रहा है मगर आपका कॉन्शियस लेवल प्रिजर्व होना चाहिए। देखो ये बात दिक्कत आपकी, अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम है ना, आप उसको एक बार झेल जाओगे। अगर आप कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो गए, यानी आपको सीजर आ गया और आपको होश ही नहीं है, आप कहाँ हो, बेहोश हो गए, या फिर आप होश में नहीं हो इतने भयंकर, तो वो आपके लिए कितना खतरनाक है। मतलब आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, आपकी जान तक चली जा सकती है उससे। मगर आपका कॉन्शियस बरकरार है, आपको भले सीजर्स आ रहे हैं, मतलब ये इतने लाइट सीजर्स हैं कि आपको सीजर्स तो आ रहे हैं, आप हिल रहे हो, मगर आपको क्या होश है पूरा, तो आप अपने आप को एटलीस्ट संभाल सकते हो। तो पहला माइल्ड हो गया। दूसरा उससे ज्यादा, यानी कॉन्शियसनेस बिगड़ता है मगर इतना ज्यादा नहीं, मगर लेकिन बिगड़ेगा जरूर, यानी एनी डिग्री ऑफ इंपेयर्ड कॉन्शियस लेवल। और थर्ड वन में खतरनाक,
कॉन्शियस लेवल भी जाएगा और खतरनाक टोनस क्लोनस डेवलप होंगे। टोनस क्लोनस, ये वर्ड याद रखना। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे कि टोनस क्लोनस क्या है, टोनिक क्लोनिक क्या है, ये दोनों हम इसकी वीडियो भी देखेंगे आगे चल के, ठीक है। ये सबसे खतरनाक होता है जो आप देखते हो ना वीडियोस में और सब जगह देखते हो, जो एपिलेप्सी के पेशेंट हैवी नजर आते हैं वो थर्ड वन होते हैं। फर्स्ट वन और सेकंड वन तो कहो आप में से एक ही हो। फर्स्ट वन तो आपने जाने कितनी लाइफ में देखोगे लेकिन कभी नजर ही नहीं गई कि अरे ये एपिलेप्सी का साइन है। अभी जब आगे पढ़ेंगे तब समझ आएगा, तब आप बोलेगे अच्छा सर ये एपिलेप्सी का भी साइन था, हम देख ही नहीं, हमें समझ नहीं आया कि ये इस पेशेंट के एपिलेप्सी है। ठीक है, आप जो एपिलेप्सी समझते हो वो सिर्फ आप थर्ड वन को ही समझते हो, ऊपर के दो आप एपिलेप्टिक पेशेंट समझते ही नहीं हो। तो आप समझते हो पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आज हम उनके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। लोब के बेस पे देखते हैं क्या होता है। पहला है हमारा फ्रंटल लोब, है ना। पहला कौन सा है, फ्रंटल लोब। जस्ट अ सेकेंड। पहला कौन सा है, फ्रंटल लोब। चार लोब का मैंने अलग अलग बोला, सीधा याद करो फ्रंटल लोब के आगे मोटर कॉर्टेक्स, बस ऐसे में सबके आगे आपको एक एक वर्ड दे दूंगा, अगर वो वर्ड याद कर लिया आपने पूरा टाइप याद। यानी क्यों सर ऐसा टाइप का मतलब क्या, क्योंकि फ्रंटल लोब पूरा तो खराब होगा नहीं, फ्रंटल लोब के अंदर जो खराब होता है वो खराब होता है दैट इज मोटर कॉर्टेक्स। अब नाम से आप बोल दोगे अच्छा सर मोटर कॉर्टेक्स, यानी जो सिम्टम्स आएंगे वो मोटर एसोसिएटेड आएंगे। कौन से आएंगे, मोटर एसोसिएट, यानी यहाँ पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कंप्लीटली नॉर्मल रहेगा, ठीक है। सेंसरी आउटपुट यानी सेंसेशन कंप्लीटली नॉर्मल रहेंगे, सिर्फ क्या बिगड़ेगा, मोटर आउटपुट, ठीक है। क्या बिगड़ेगा, सिर्फ मोटर आउटपुट, यानी पेशेंट को हमें सिजर्स देखने को मिलेंगे मगर वो पेशेंट रहेगा कॉन्शियस, ठीक है। अब फ्रंटल लोब सिजर्स में बहुत सारे सिजर्स होते हैं मगर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ये नाम याद रखना, ये नाम अलग से सिजर आता है 8 मार्क में, या कहो 2 मार्क में आता है, जैक्सोनियन सिजर। इसके दो नाम होते हैं, जैक्सोनियन मोटर सिजर बोल लो क्योंकि मोटर में होता है, या जैक्सोनियन मार्च सिजर। अब बोलोगे सर मार्च क्यों बोलते हैं, मोटर तो चलो हमें समझ आ गया क्योंकि मोटर कॉर्टेक्स में हो रहा था इसलिए बोल दिया जैक्सोनियन मोटर, मार्च क्यों आगे समझते हैं। ये वर्ड बहुत याद रखना, ये फ्रंटल लोब के अंदर कौन सा सिजर हमें देखने को मिलता है, जैक्सोनियन। इसमें क्या होता है, बोले जैक्सोनियन को मार्च सिजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मार्च की तरह होता है। आर्मी वाले देखिए मार्च करते हैं, कैसे करते हैं, एक पैटर्न में करते हैं, ऐसे नहीं करते कहीं का भी कहीं भी, एक पैटर्न में चलते हैं, मार्च करते हुए सब एक साथ चलते हैं। और एक क्या एसोसिएटेड होता है, एक एक करके, ये नहीं कुछ भी एकदम आ रहा है पहले ऐसे चलेंगे, बिल्कुल एकदम सब एकदम रहता है ना, एकदम एकदम उसमें डिसिप्लिन में, उसी तरीके से होता है कि पेशेंट को ये सीजर सडन एकदम ऐसे नहीं होता। पेशेंट का अगर एक पार्ट अफेक्ट हो रहा है फिर दूसरा अफेक्ट होगा फिर तीसरा अफेक्ट होगा, इस तरीके से अफेक्ट होता है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। कैसे, जैक्सोनियन मोटर सीजर कंसिस्ट ऑफ अ मार्च ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट, मतलब कि स्टार्टिंग में सिर्फ पहले एक ही मसल इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर धीरे कर करके पूरा ग्रुप यानी पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट में हो जाती है। सबसे पहले जब ये सीजर आने वाला होता है ना तो इसमें आपको बहुत फायदा हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये सीजर हमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हैंड और फेस पे स्टार्ट होगा, पेशेंट को एकदम हैंड और फेस पे अनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, हिलने लग जाएंगे हाथ पैर, फिर वहीं से वो स्टार्ट होकर धीरे 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 करके पूरी बॉडी में हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी में सीजर आने लग जाएंगे, मगर स्टार्ट एक पॉइंट से होंगे, ऐसा नहीं कि सडन पूरी बॉडी में सीजर आ गए, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं जैक्सोनियन मार्च सीजर, यानी पैटर्न में होता है। तो जो सबसे पहले अफेक्ट होता है वो हैंड और फेस होते हैं, क्लोनिक होता है, मूवमेंट इज क्लोनिक। क्लोनिक का मतलब होता है शेकिंग, शेकिंग जैसे हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, कभी देखा है ना, इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से आपके हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, इस तरीके से हाथ हिलेंगे, फेस हिलेगा, इस तरीके से, इसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्लोनस, क्लोनिंग यानी शेकिंग मूवमेंट, एंड यूजुअली बिगिंस इन हैंड और फेस, ठीक है। और ये क्लोनस यानी शेकिंग और टोनिक भी होते हैं, टोनिक का मतलब होता है रिजिड, पेशेंट कैसे, इस तरीके से, अगर वो हैंड का कर रहा है तो इस तरीके से कर, आप उसको पकड़ोगे ना तो इतना हाथ टाइट होगा कि आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो आप रोक नहीं पाओगे, आप पूरी ताकत से भी पकड़ लोगे तब भी कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहा होगा। ये याद रखना, टोनस डेवलप होता है मतलब टोन आ रही है, टोनिक नाम में ही लिखा है टोनिक, यानी टोन आ रही है, यानी पेशेंट कैसा हो रहा है, स्पार्सिटी में जा रहा है, मसल्स एकदम कड़क हो जाएगा पेशेंट, जैसे एकदम एकदम टाइट हो जाएगा, कड़क, जैसे क्या होगा स्पास्टिक स्पार्सिटी उसके अंदर जनरेट हो गई हो,
तो पेशेंट एकदम स्पास्टिक हो जाएगा और शेकिंग करेगा, इसको बोलते हैं टोनस क्लोनस, ठीक है। तो दे आर टोनिक, रिजिड और क्लोनिक आफ्टर अ मोटर। अब इसमें एक बहुत प्यारी चीज, अगेन एक चीज हो गई, क्या होता है कि जैक्सोनियन मार्क्स। अब इसमें एक वर्ड और अगेन आता है, टॉर्स पैरालिसिस। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टॉर्स पैरालिसिस। टॉर्स पैरालिसिस जैक्सोनियन मार्च से एसोसिएटेड है। क्या कि जैसे ही मुझे सीजर आ गया, वैसा तो नहीं, हम इसमें पढ़ चुके थे अटैक, यानी अब ये आगे याद रखना, जब भी इसके अटैक आते हैं, अटैक का मतलब क्या, ये आएगा, पेशेंट ठीक होगा, पेशेंट भले आधे घंटे बाद, जितनी देर में उसके क्या हो जाए, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी स्लो हो जाए, खत्म हो जाए, जो नॉर्मल हो जाए, तो क्या होगा। तो उसके बाद इसमें क्या होता है कि पेशेंट इतना ज्यादा रिजिड और इतना ज्यादा शेकिंग मूवमेंट कर लेता है कि जब उसका नॉर्मल होता है ना, ठीक होता है, तो उसके कुछ घंटे तक तो पेशेंट कुछ कर ही नहीं पाता, वैसा हो जाता है जैसे उसे पैरालिसिस हो गया हो, वो कोई काम ही नहीं कर पाता, अपने कुछ फंक्शन ही नहीं कर पाता, उस पर हाथ पैर उठते ही नहीं है। क्यों नहीं उठते, क्योंकि उसने इनवॉलेंट्री इतना ज्यादा मेहनत कर ली, इतना कर लिया कि बॉडी कंप्लीटली एकदम थक जाती है। तो आफ्टर अ मोटर सीजर द जो अफेक्टेड लिम्ब में रिमेन वीक फॉर सेम आवर्स, कुछ हफ्तों से लेके कुछ घंटों तक लग सकते हैं उसको नॉर्मल वापस जिंदगी में वापस आने के लिए, और जब तक वो कुछ कर नहीं पाता, उस टाइम पीरियड को बोला गया है टॉर्स पैरालिसिस। क्यों, एक तरीके से वो पैरालिटिक कंडीशन हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, टॉर्ट पैरालिसिस। 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से क्या बन गया, टॉर्ट पैरालिटिक, ठीक है। जैक्सोनियन मार्च सीजर बोलते हैं इसको ना। अब ध्यान रखना, चाहे मोटर सीजर आ जाए चाहे मार्च आ जाए, दोनों एक ही है। मोटर सर, आप बोलेगा मोटर क्यों आ रहा है, क्योंकि सर आपका जो क्यों कौन से लोब में हो रहा है, बोले सर ये जो हमारे फ्रंटल लोब में हो रहा है, और फ्रंटल लोब में मोटर कॉर्टेक्स में हो रहा है, इसलिए हम इसको मोटर भी बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या मोटर सीजर भी बोल देते हैं। और मार्च की फॉर्म में हो रहा है तो इसे हम मार्च सीजर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या इन्वॉल्व होता है सर, मोटर कॉर्टेक्स। ऐसे हर लोब का मैं एक एक पार्ट बताऊंगा। मोटर कॉर्टेक्स में भी, मोटर कॉर्टेक्स के अंदर कौन सा, बोले फ्रंटल लोब के अंदर जो पेरिसेंट्रल गायरस होता है ना, उसी के अंदर तो मोटर कॉर्टेक्स होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स पूरा ब्रेन के अंदर फ्रंटल लोब के अंदर जो पेरिसेंट्रल, को क्या बोल रहा हूँ, प्री सेंट्रल गायरस होता है, उसके अंदर तो मोटर कॉर्टेक्स होता है, तो वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मगर इसमें एक चीज बहुत फायदा होती है कि अटैक्स ऑफ्टन प्रोग्रेस टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड टोनस क्लोनस एपिलेप्सी, ठीक है। अगर ये आगे चलते रहे पेशेंट को बार बार बहुत समय हो गई, कई साल हो गए, तो फिर ये आपको धीरे धीरे करके आपके कॉन्शियसनेस पे इफेक्ट डालते हैं, मगर स्टार्टिंग में ये आपके कॉन्शियसनेस को इफेक्ट नहीं करता, और धीरे धीरे करके अगर अटैक बहुत प्रोग्रेसिव रहा, बहुत प्रोग्रेसिव के कई साल हो गए, तो फिर आपका कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट में आएगा, वरना सिर्फ और सिर्फ टोनिक क्लोनिक मूवमेंट ही दिखाता है। इसमें बहुत प्यारी साइन देखने को मिलता है, वो साइन समझो, ये बहुत प्यारा साइन है। क्या होता है, ये मेरा फ्रंटल लोब है, अब दोनों मेरे फ्रंटल लोब है ना, कौन से वाले साइड में हो रहा है, इसमें ये तुरंत पता चल जाता है। अगर मेरे को इस वाले फ्रंटल लोब में न्यूरॉन्स की जो ऊधम चल रहा है, एक तरीके से ऊधम चल रहा है, अगर इस वाले साइड हो रहा है, यानी मेरे लेफ्ट साइड, तो मेरा जब मेरे को सीजर आएगा ना, तो मेरा फेस ऑटोमेटिक राइट साइड होगा, ऑटोमेटिक मेरे को सीजर राइट साइड आएगा, मेरा फेस पूरा का पूरा इस साइड है, मेरी आंख है और मेरा फेस राइट साइड टर्न हो जाएगा जब मेरे को सीजर आ रहा होगा। तुम और अब मैं क्या पहचानूंगा, अच्छा पेशेंट का कॉन्शियसनेस बरकरार है, कोई सेंसरी लॉस नहीं है, तुरंत बोल दूंगा अच्छा पेशेंट को फ्रंटल लोब का हुआ है सर, इसको फ्रंटल लोब का है, मोटर कॉर्टेक्स गया है, इसको हम बोल देंगे क्या, इसको हम बोल देंगे जैक्सोनियन मार्च सीजर। अब इसको पहचानो सर, कौन से फ्रंटल लोब में तो हो रहा है, राइट का हो रहा है कि लेफ्ट का हो रहा है, तो बोले सर अब मैंने देखा सर, वो जब वो सीजर कर रहा था उसने पूरी आंखें और फेस लेफ्ट साइड, अपना लेफ्ट साइड कर लिया था, यानी सर उसे राइट का है, सर उसने राइट साइड कर लिया था, यानी उसे लेफ्ट का है। सिंपल, ये बहुत बड़ा साइन होता है पहचानने का सीजर का, ठीक है, कि उसे कौन सा लोब का है। तो द पेशेंट आईज हैंड टर्न अवे फ्रॉम द साइट ऑफ फोकल ओरिजिन, जिस वाले फोकल में, अगर इस वाले फोकल ओरिजिन में है सपोज लेफ्ट में, तो पेशेंट का हेड ऑटोमेटिक आइस और राइट में चली जाती है जब उसको सीजर आ रहा होता है। ये बहुत प्यारा साइन होता है पहचानने का, ठीक है। सेकंड वन, पैराइटल लोब सीजर। पैराइटल लोब क्या, पैराइटल लोब में आगे याद कर लो सेंसरी, उसमें याद करा था मोटर, इसमें सेंसरी, यानी सर इसमें सेंसेशन जाएंगे, ठीक है, नाम में ही है, अराइज इन सेंसरी कॉर्टेक्स, पैराइटल लोब में। द पेशेंट डिस्क्राइबिंग पेरिस्थीसिया, पेरिस्थीसिया यानी क्या,
लॉस ऑफ सेंस है। और क्या होंगे, ऐसा टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन फील होते हैं भयंकर। पेशेंट के फेस पे एकदम उसे ऐसा लगता है कि अरे जैसे कोई जल रहा है, फेस टिंगलिंग सेंसेशन आ रहे हैं। अभी तक तो आप क्या हमें सोच के बैठे थे, अच्छा सर वो मोटर ऐसे हाथ पैर फड़फड़ाएगा, और हाथ पैर, ये तो कभी दिमाग लगा ही नहीं था कि पेशेंट इसमें हाथ पैर तो कुछ मार ही नहीं रहा है, सिर्फ उसको अजीब से सेंसेशंस फील हो रहे हैं। तो ये भी एपिलेप्सी में आते थे। अब समझ आ रहा है कि जिस पेशेंट को एबनॉर्मल, उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत भयंकर चींटियां काट रही है, जलन मच रही है और बहुत ज्यादा, तो वो भी पैराइटल लोब सीजर का साइन हो सकता है। क्यों? पैराइटल लोब सीजर में सिर्फ सेंसरी कॉर्टेक्स बिगड़ता है। टिंगलिंग इन क्या एन एक्सट्रीमिटी और ऑन दी फेस, फेस पर, आपके एक्सट्रीमिटी पर देखने को मिल सकते हैं। मगर धीरे धीरे करके आगे चल के, अगर ये लंबे समय तक चला, जैसे हमने उसमें पढ़ के आए कौन से वाले में, फ्रंटल लोब में, कि आगे चल के कॉन्शियसनेस अफेक्ट हो सकता है, तो इस वाले में भी आगे चल के आपको मार्च क्या दिखेगा। लेकिन इसमें सबसे प्यारी चीज मालूम, इसमें मार्च दिखता है, मगर इसको आप जैक्सोनियन क्यों नहीं बोलते सर? क्योंकि सर जैक्सोनियन जब भी बोलेंगे जब वो मोटर के लिए था, वो मोटर के लिए था। इसमें मार्च दिखता है मगर इसमें सेंसरी के लिए दिखता है। पहले फेस पे होगा, फिर हाथ पे आएंगे, उसमें भी तो मार्च था, मार्च उसमें भी था, मगर वो मोटर के लिए था। पहले हाथ पैर फड़फड़ा रहे थे, फिर पूरी बॉडी, मगर इसमें सेंसेशन है। तो उसमें जैक्सोनियन की तरह मार्च दिखता है, मगर इसे जैक्सोनियन मार्च सीजर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि सर ये, क्योंकि जैक्सोनियन मार्च सीजर इज अ मोटर सीजर, नॉट अ सेंसरी सीजर। और ये सर एक सेंसरी सीजर है, इसमें मार्च जरूर दिखता है मगर ये सेंसरी सीजर है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम जैक्सोनियन नहीं बोलते। तो फ्रंटल एंड पैराइटल सीजर्स इंडिकेट्स स्ट्रक्चरल ब्रेन डिसीज, क्योंकि हम जानते हैं फ्रंटल और पैराइटल हमारे बहुत बड़े ब्रेन के लोब होते हैं। यानी एक अगर ये दोनों का सीजर आ रहा है तो आप ये समझिए आपके ब्रेन का एक अच्छा स्ट्रक्चरल ब्रेन डिसीज हुई है, तब कहीं जाकर आपको ये वाला फोकल ऑनसेट दिख रहा है। क्योंकि आप जानते हो फ्रंटल और पैराइटल लोब में आपके मैक्सिमम पार्ट्स हैं जो बॉडी को कंट्रोल करने वाले, वो रखे हुए हैं और मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं ब्रेन का। तो यानी अच्छी खासी कोई ब्रेन डिसीज हुई होगी तब कहीं जाकर आपको फ्रंटल और पैराइटल सीजर्स आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड वन, टेम्पोरल सीजर। टेम्पोरल सीजर क्या? टेम्पोरल सीजर में याद करो हिप्पोकैम्पस। क्योंकि अब देखो रीजन है ना, जैसे अपन ने फ्रंटल में क्या मोटर कोर्टेक्स भी कर रहा था, पैराइटल में सेंसरी भी कर रहा था, टेम्पोरल में बिगड़ता है हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस में सबसे अच्छी क्या इसमें अलग बात होगी, इसमें सर ना मोटर होगा ना सेंसरी होगा, इसमें सब अलग ही होगा। तो क्या होगा, अब इसमें सर कॉन्शियसनेस जाएगा, कॉन्शियसनेस जाएगा और इतनी अजीब सी चीजें होंगी कि आपको मजा आ जाएगा सुन के। क्या कि दीस अटैक्स आर कैरेक्टराइज्ड जो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसमें बहुत माइग्रेन पढ़ के आए थे, और याद है एक वार्निंग साइन मिलता था। ऐसे अगर टेम्पोरल लोब में पेशेंट को, इस पेशेंट में भी सीजर आने से पहले ऑरा दिखता है पेशेंट्स को, तो टेम्पोरल लोब में क्या एक ऑरा वर्ड आ गया, जो अभी तक ये ऑरा सिर्फ टेम्पोरल में ही है, बाकी तीनों किसी लोब में नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, ऑफ्टन विद सम इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, अभी तक उन दोनों में कॉन्शियसनेस नहीं जा रहा था, इसमें कॉन्शियसनेस जाना स्टार्ट हो गया। क्या क्या बिगड़ता है? टेम्पोरल लोब के टेम्पोरल के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? मीडियल साइड और लेटरल साइड। तो आपका मीडियल और लेटरल दोनों बिगड़ते हैं। ठीक है, ओरिजिन लाइस इन मीडियल पार्ट। ओरिजिन स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका मीडियल पार्ट अफेक्ट होता है, फिर धीरे धीरे करके आपका लेटरल पार्ट भी ये अफेक्ट होने लग जाता है टेम्पोरल लोब का। क्या क्या सर देखने को मिलती है? विसरल डिस्टर्बेंस मिलते हैं, इतने अजीब से कि पेशेंट को मालूम है एबनॉर्मल माउथ में टेस्ट फील होगा, उसे पता नहीं, उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके माउथ में क्यों आलू पराठा, किसी का भी अच्छी चीज का टेस्ट आ रहा है। स्मेल हेलुसिनेशन, जैसे उसे कुछ गुलाब, कोई भी खुशबू आ रही है। अब मैं तो कोई वो एग्जांपल ले रहा हूँ, आलू पराठा गुलाब, भैया पेशेंट को एबनॉर्मल माउथ में टेस्ट आ रहा है, एबनॉर्मल उसको लगेगा अरे खुशबू आ रही है, कुछ भी,